नमस्कार साथियों, मैं हूं राम प्रताप सिंह और स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस न्यूज प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 जून 2021 को घटित होने वाली 10 ऐसी बड़ी खबरों के बारे में जिनसे आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी स्तर की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट एडीसी, राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर, पटवार, एसीएफ, एफआरओ या आरएस तक की अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन वीडियो सीरीज के साथ जुड़ना चाहिए, जिनसे आपकी इन भर्ती परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से पूछे गए प्रश्न है वो कभी भी गलत ना हो। तो अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। तो चलिए बिना एक पल भी गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मालदीव के विदेश मंत्री यानी अब्दुल्ला शाहिद को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र का है वो अध्यक्ष चुना गया है। यहां बात की जा रही है मालदीव के विदेश मंत्री श्री अब्दुल्ला शाहिद को है वो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उनका है वो प्रेसिडेंट है वो चुना गया है। वो कौन से सत्र की है वो, किस सेशन की है वो बात की जा रही है। तो आपके इसमें ऑप्शन नंबर है वो 3 करेक्ट हो जाएगा, 76वें सत्र की। जान लेते हैं इस खबर के बारे में। मालदीव के जो अभी विदेश मंत्री हैं यानी अब्दुल्ला शाहिद को है वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में है वो उनको है वो अभी चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76वें सत्र के लिए। मालदीव के विदेश मंत्री यानी अब्दुल्ला शाहिद को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76वें सत्र का है वो अध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल 2021 से 2022 तक रहेगा। उन्होंने 193 सदस्यीय महासभा के अध्यक्ष पद के चुनाव में अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर जलमई रसूल को है वो हराया है। चुनाव में अब्दुल्ला शाहिद को 143 यानी 143 वोट मिले हैं, जबकि रसूल को केवल 48 वोट है वो मिले हैं। तो ये भारत के लिए भी है वो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भारत का मालदीव के साथ है वो बहुत ही गहरा संबंध रहा है तथा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में मालदीव ने हमेशा है वो भारत के हितों की है वो रक्षा की है तथा भारत का है वो साथ दिया है। आपको एक और मैं बात बता दूं कि हाल ही में है वो भारत व मालदीव के बीच में है वो टिकाऊ शहर परियोजना पर है वो भी काम किया जा रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशंस के कौन कौन से अंग हैं वो उनका है वो क्या क्या कार्य है। इस स्लाइड के बारे में स्लाइड से जान लेते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है यानी जो संयुक्त राष्ट्र है उनके है वो 6 है वो प्रमुख है वो अंग माने जाते हैं। 6 है वो प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के। कौन कौन से? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स, यूएन सेक्रेटरिएट, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन ट्रस्टशिप काउंसिल, यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएनजीई यानी जनरल असेंबली। इसी का है वो प्रेसिडेंट है वो मालदीव के विदेश मंत्री यानी अब्दुल्ला शाहिद को है वो चुना गया है, जिन्होंने अफगानिस्तान के जो मंत्री हैं यानी श्री रसूल को है वो हराकर है वो 143 वोटों से है वो अपनी जीत है वो जनरल असेंबली में है वो अपनी जीत दर्ज की है। तो आपको यूनाइटेड नेशंस के इन 6 सभी प्रमुख अंगों के बारे में ध्यान रखना है। पहला है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा है सेक्रेटरिएट, तीसरा है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल जस्ट काउंसिल, चौथा है आपका ट्रस्टशिप काउंसिल, पांचवा है आपका आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा है आपका जीई यानी जनरल असेंबली यानी महासभा। तो इसमें आपको जनरल असेंबली में है वो 2021 व 2022 के लिए है वो अध्यक्ष के पद के लिए है वो मालदीव के विदेश मंत्री है वो अब्दुल्ला शाहिद को है वो चुना गया है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि भारत का कोई इंसान या कोई महिला है क्या वो जो जनरल असेंबली की है वो कोई अध्यक्ष कभी रही है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की
भारत की पहली महिला अध्यक्ष यानी विजया लक्ष्मी पंडित, ये नाम आपको ध्यान रखना है, विजया लक्ष्मी पंडित। यह भारत की तरफ से तथा यूनाइटेड नेशंस की पहली है वो महिला अध्यक्ष है, वो चुनी गई थी भारत की तरफ से। वो 8वें सत्र की है वो अध्यक्ष रही थी 1953 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की है वो पहली महिला अध्यक्ष है, वो भारत की तरफ से पहली अध्यक्ष भी थी। उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित तथा वो 8वें सत्र की है वो अध्यक्ष चुनी गई थी 1953 ईस्वी में। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2, पश्चिमी असम के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को हाल ही में राज्य के कौन से राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर है वो अधिसूचित किया गया है। आपको बताना है पहले, तीसरे, चौथे या छठे। तो मैंने आपको कल भी बताया था इस प्रश्न के बारे में कि असम ने अपने एक रिजर्व फॉरेस्ट को है वो नेशनल पार्क का है वो दर्जा अभी दे दिया है। तो वो आपका छठा है वो असम का है वो नेशनल पार्क बन गया है, जिसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क जो कि असम का है वो छठा नेशनल पार्क है वो बन गया है। जान लेते हैं इसके बारे में। रायमोना नेशनल पार्क, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इस नेशनल पार्क में है वो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आपका ये गोल्डन लंगूर, जो कि केवल असम के रायमोना पार्क में है वो पाया जाता है, जो कि अब है नेशनल पार्क के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा छठे। पश्चिमी असम के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को हाल ही में असम के छठे राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान यानी रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व में बाघ, बादलगर, गोल्डन लंगूर, भारतीय गौर, एशियाई हाथी, चित्तीदार हिरण, जंगली भैंस, हॉर्नबिल सहित बहुत से अन्य प्रकार के है वो वन्य जीव पाए जाते हैं। लेकिन आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि जो गोल्डन लंगूर है वो रायमोना नेशनल पार्क में है वो पाया जाता है। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि असम में रायमोना नेशनल पार्क को है वो अधिसूचित करने के बाद असम के पास अब कुल मिलाकर 6 नेशनल पार्क है वो बन गए, और इन सब का है वो आपको नाम ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूं। पहला आपको ध्यान रखना है जो आपको अभी पूछा गया है, रायमोना। दूसरा आपका हो जाएगा काजीरंगा। तीसरा हो जाएगा आपका नामेरी। चौथा आपको ध्यान रखना है मानस। पांचवा आपको ध्यान रखना है औरंग, तथा लास्ट हो जाएगा आपका डिब्रू। ये एक जगह का नाम है असम की, डिब्रू सेखोवा। डिब्रू सेखोवा इसका नाम हो जाएगा। तो इन्हीं के साथ है वो रायमोना को इसी लिस्ट में जोड़ने के साथ असम के पास अब है वो नेशनल पार्क के रूप में है वो 6 पार्क है वो उसके पास बन गए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ असम के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो आपको कमेंट में बताना है कि असम के अभी मुख्यमंत्री कौन है। मैं आपको बता देता हूं कि असम के राज्यपाल कौन है, तो उनका नाम है जगदीश मुखी। असम के जो राज्यपाल हैं वो आपके जगदीश मुखी हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी असम के है वो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने हाल ही में कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, इस योजना को आपको ध्यान रखना है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान है वो शुरू किया गया है। किस किस के द्वारा? नीति आयोग तथा पिरामल फाउंडेशन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 112। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 112। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस जान लेते हैं इस खबर के बारे में। पिरामल फाउंडेशन और नीति आयोग के द्वारा ने हाल ही में 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर सहायता देने के उद्देश्य से देश के 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की है वो शुरुआत की है। इस अभियान का नेतृत्व 1000 से अधिक स्थानीय एनजीओ की साझेदारी से है वो जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो करने वाले। तो
पिरामल फाउंडेशन व नीति आयोग ने है वो सुरक्षितम अभियान की है वो शुरुआत की है, जिसकी देखरेख है वो जिला मजिस्ट्रेट तथा एनजीओ की देखरेख में है वो होने वाली है। तो इस फाउंडेशन का आपको ध्यान रखना है, नाम नीति आयोग के साथ इसका नाम पूछा जा सकता है आपसे, पिरामल फाउंडेशन। ठीक है, बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग जो कि पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग को नीति आयोग में है वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का नाम है वो चेंज करके नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है वो इसका नाम कर दिया गया। आपको ध्यान रखना है कि इस आयोग का जो अध्यक्ष है वो खुद है वो प्रधानमंत्री होते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष हैं वो खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तथा अगर आपसे इस आयोग के वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो उपाध्यक्ष आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजीव कुमार। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। डॉक्टर राजीव कुमार हैं वो अभी नीति आयोग के हैं वो उपाध्यक्ष हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किसने वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों यानी 20 रिफॉर्म्स पर है वो एक है वो ई बुक जारी की है, ई पुस्तिका जारी की गई। तो भारत के रक्षा मंत्री यानी श्री राजनाथ सिंह के द्वारा है वो 20 रिफॉर्म्स ऑन डिफेंस फोर्सेज पर है वो ई बुक है वो जारी की गई है। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। आपको बता दूं कि हरदीप सिंह पुरी हैं वो अभी आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजनाथ सिंह। जान लेते हैं इस खबर के बारे में। आप यहां देख पा रहे होंगे कि डिजिटल रिफॉर्म्स के साथ साथ डिफेंस रिफॉर्म्स की भी है वो बात की जा रही है। तो डिफेंस रिफॉर्म्स पर है वो 20 रिफॉर्म्स को है वो एक्सेप्ट किया गया तथा इन्हीं रिफॉर्म्स को एक ई बुक्स का है वो शक्ल देके उसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, तथा उसकी लॉन्चिंग है वो डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा है वो की गई है। जान लेते हैं इस खबर के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों पर है वो एक ई पुस्तिका जारी की है। इस ई पुस्तिका में रक्षा क्षेत्र को मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के सरकार के संकल्प का है वो परिचय बताया गया। प्रश्न संख्या 5, इंटरनेशनल गोल के मामले में भारतीय फुटबॉलर यानी सुनील छेत्री हाल ही में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर कौन से स्थान पर है वो पहुंच गए? तो सुनील छेत्री जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के है वो कैप्टन रहे हैं, उन्होंने अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉलर यानी लियोनेल मेसी को है वो पीछे छोड़कर बहुत इंटरनेशनल गोल ज्यादा बनाकर खुद है वो 12वें स्थान पर है वो पहुंच गए। ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री हैं तथा यह अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं। जान लेते हैं इस खबर के बारे में। माफ कीजिएगा, उसका आंसर है वो आपका 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर तो है वो आपके सुनील छेत्री हैं। 10वें स्थान पर जो सुनील छेत्री है तथा 12वें स्थान पर है वो लियोनेल मेसी है। मेसी जो है वो 12वें स्थान पर है तथा सुनील छेत्री उनको 2 पायदान नीचे छोड़कर 10वें स्थान पर है वो अपना जो स्थान है वो काबिज कर लिया है। इस खबर के बारे में जान लेते हैं कि 10वें स्थान पर है वो सुनील छेत्री बन गए। हाल ही में भारत ने है वो बांग्लादेश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 और एशिया कप 2023 के संयुक्त क्वालिफायर में पहली जीत दर्ज की है तथा इस मैच में सुनील छेत्री ने 69वें 79th व 92 मिनट में है वो गोल किया है तथा इसके साथ ही इंटरनेशनल मैच 74 गोल करने के साथ सुनील छेत्री हाल ही में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर है वो 10वें स्थान पर है वो पहुंच गए हैं, जबकि 72 गोल के साथ है वो लियोनेल मेसी जो है वो 12वें स्थान पर है। यानी अभी जो इंटरनेशनल गोल्स के मामले में सुनील छेत्री ने जो है वो लियोनेल मेसी को है वो पीछे छोड़ दिया है तथा
अब आपको ध्यान रखना है कि लियोनेल मेसी जो है वो 12वें स्थान पर 72 गोल्स के साथ है, तथा लियोनेल मेसी 10वें स्थान पर 74 गोल्स के साथ है वो मौजूद है। यानी लियोनेल मेसी को है वो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान यानी सुनील छेत्री ने वो पीछे छोड़ दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, नौसेना संचालन महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस के रूप में किसने है वो पदभार ग्रहण किया है? आपके ऑप्शंस हैं रवनीत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 प्रदीप चंद्र नैयर, ऑप्शन नंबर 3 थॉमस विजयम, ऑप्शन नंबर 4 विजय पेंधारकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी राजेश पेंधारकर को है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस की है वो कमान सौंपी गई है, तथा नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में है वो नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में है वो ये कार्य करने वाले हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है राजेश पेंधारकर। राजेश पेंधारकर ये हैं वो अभी डीजी नेवल ऑपरेशन के रूप में है वो अपनी कार्यभार संभालने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको इंडियन नेवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात करते हैं नेवी दिवस की। तो इंडियन नेवी दिवस जो है यानी नेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो नेवी दिवस 4 दिसंबर को है वो मनाया जाता है। इसके साथ साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं जो कि वर्तमान में इंडियन नेवी की है वो सर्वोच्च कमान है वो संभाले हुए हैं। जैसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो कि भारतीय नौसेना का है वो सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है। सीएनएस का जो पद है वो अभी करमवीर सिंह है वो संभाले हुए हैं। करमवीर सिंह। उसके बाद वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी वीसीएनएस का पद है वो जी अशोक कुमार के पास है। जी अशोक कुमार। उसके बाद डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी डीसीएनएस का जो पद है वो रवनीत सिंह के पास अभी है वो हाल फिलहाल दिया गया है। रवनीत सिंह है वो नए है वो डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो चुने गए। ये तो 3 है वो सर्वोच्च पद हैं भारतीय नौसेना के। सबसे पहला है आपका चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी सीएनएस करमवीर सिंह, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जी अशोक कुमार, तथा उसके बाद डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी डीसीएनएस रवनीत सिंह को है वो बनाया गया। तथा राजेश पेंधारकर जो है वो डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं नेवल ऑपरेशंस के। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा भी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो इंडियन नेवी से रिलेटेड हाल फिलहाल आपको कुछ खबरें देखने को मिली होगी, उनसे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे एक यहां ऑप्शन आया था, एक यहां आपसे प्रश्न पूछा गया था एक आपसे नाम पूछा गया था यहां पर प्रदीप चंद्र नायर के द्वारा। तो प्रदीप चंद्र नायर जो हैं वो अभी कमांडर हैं कहां के? अंडमान एवं निकोबार के। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के है वो कमांडेंट हैं, जो कि एक ट्राई सर्विस है, त्रिसेवा कमीशन है, जिसके अभी जो कमांडेंट है वो प्रदीप चंद्र नायर को बनाया गया। तो प्रदीप चंद्र नायर का जो अभी संबंध है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। उसके बाद रवनीत सिंह जो है वो अभी डीसीएनएस से है यानी डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तथा राजेश पेंधारकर को जो है वो डीजी नेवल ऑपरेशंस यानी नौसेना संचालन महानिदेशक की है वो कमान सौंपी गई है। इसी के साथ साथ आपको 2 महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे सबसे पहली बात आईएनएस संधायक के बारे में ध्यान रखना है कि हाल ही में यानी आईएनएस संधायक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आईएनएस संधायक को अपनी 40 वर्ष की गौरवशाली सर्विस के बाद है वो
4 जून को है वो डी कमीशन कर दिया गया था, 4 जून 2021 को। INS संधायक की है वो सर्विस पूरी कर दी गई है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक नाम आपको ध्यान रखना है, कपिल मोहन धीर। कपिल मोहन धीर, कपिल मोहन धीर को है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है मिलिट्री अफेयर्स का। MA का मतलब है यहाँ पे मिलिट्री अफेयर्स, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है वो कार्य करता है। JS का मतलब होता है संयुक्त सचिव। ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है कपिल मोहन धीर, और ये भारतीय नौसेना से आने वाले पहले हैं वो मिलिट्री अफेयर्स के हैं वो संयुक्त सचिव बनाए गए। ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंडियन नेवी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए है वो पिंक बूथ है वो शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, बिहार, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने है वो पिंक बूथ की है वो शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए है वो अलग टीकाकरण की है वो व्यवस्था की गई है, तथा उस बूथ को नाम दिया गया है पिंक बूथ। तो पिंक बूथ का जो संबंध है वो आपके उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तथा उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वह आनंदीबेन पटेल जी हैं। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी UNESC में कितने वर्ष के लिए है वो चुना गया है? तो भारत को यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है वो सदस्य चुना गया है। कितने वर्ष के लिए? तो 3 वर्ष के लिए उनको है वो चुना गया है, तथा भारत 2022 से 2024 तक यानी 22, 23 व 24 के लिए है वो इस यानी इकोस को है इकोनॉमिक एवं सोशल काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही है वो काम करती है, तथा इसका है वो सदस्य चुना गया है भारत को 3 वर्षों के लिए। जान लेते हैं ये किस प्रकार की है वो संस्था है, तथा किस प्रकार का काउंसिल है, तथा इसका क्या काम है वो हो सकता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो इकोस्को है यानी ECOSOC यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक पेरेंट बॉडी है, प्रिंसिपल ऑर्गन है उसका, इसके अंतर्गत है वो 54 देश है वो कार्यरत हैं। 54 देश हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसे है वो आर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस भी कहा जाता है, आर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो ये संस्था है वो 3 डायमेंशनल यानी 3D विजन पर है वो कार्य कर रही है। वो 3D विजन कौन कौन से हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पर है वो इसका है वो महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि भारत को जो 2022 से 2024 के लिए चुना गया है वो किस कैटेगरी के लिए चुना गया है? तो भारत को इंडिया एशिया पैसिफिक स्टेट कैटेगरी में है वो चुना गया है, यानी एशिया पैसिफिक स्टेट कैटेगरी, एशिया पैसिफिक स्टेट कैटेगरी। ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ भारत के साथ साथ है वो 3 एशियाई देशों को भी है वो इसमें सम्मिलित किया गया था। 3 देश को भी भारत के साथ साथ है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में है वो सम्मिलित किया गया है 3 वर्षों के लिए, जिसमें ओमान, भारत के साथ साथ ओमान, अफगानिस्तान तथा कजाकिस्तान को है वो सम्मिलित किया गया है। कजाकिस्तान को है वो सम्मिलित किया गया है।
ओमान, अफगानिस्तान तथा कजाकिस्तान को है वो भारत के साथ साथ 2022 से 2024 तक है वो 3 वर्षों के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है वो सदस्य चुना गया है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो द्वारा विकसित क्लिनिकल उपयोग के लिए 3 प्रकार के वेंटिलेटर में से नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं प्राण, वायु, श्वास एवं स्वस्थ। तो आपका प्राण, वायु तथा जो स्वस्थ है वो 3 प्रकार के जो इसरो द्वारा जो डेवलप किए गए हैं क्लिनिकल यूज के लिए वेंटिलेटर्स हैं, तथा श्वास जो है वो एक प्रकार का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। ये जो है वो आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर माना जाता है। तो 3 प्रकार के जो इसरो द्वारा जो डेवलप किए गए हैं उनको ध्यान रखना है। आपका नाम प्राण, वायु तथा स्वस्थ। श्वास जो है वो एक प्रकार का है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है जो कि इसरो के द्वारा ही बनाए गए हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे ये एक प्रकार का वेंटिलेटर है। इसी प्रकार के जो है वो कृत्रिम वेंटिलेटर हैं वो इसरो के द्वारा बनाए गए हैं, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है प्राण, वायु तथा स्वस्थ। और जो श्वास है वो एक प्रकार का एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है और ये भी आपके इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। आज का आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कहां की गई है? हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा है वो दिल्ली में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम की है वो शुरुआत की गई है, तथा इस प्रोग्राम के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने है वो घोषणा की है कि वो 4 हफ्तों में है वो 45 जिनकी उम्र 45 वर्ष से है वो ज्यादा है उनका टीकाकरण है वो 4 हफ्तों में है वो कर देंगे। उनका ये लक्ष्य रखा गया है, तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है वो कहना है कि जहां लोगों ने है वो उनको वोट दिया था उसी वोटिंग बूथ पर है वो उनको जाना है, तथा वहां बूथ पर पहुंचकर है वो वही उनका टीकाकरण है वो किया जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करूंगा ये जितनी भी जानकारी आपको बताई जा रही है इस वीडियो में आपको अच्छी लग रही होगी, और आपने अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी स्तर की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स आपके लिए है वो बहुत है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आजकल जो मेरिट में जो आपको बदलाव देखने को मिल रहा है, तथा जो मेरिट में जो अंक बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें करंट अफेयर्स का योगदान है वो बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अपने महत्वपूर्ण सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचाना है वो ना भूलें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।